हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित सभी परीक्षा के स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो उसी संबंध में हम यूपी ट्रिपल एससी की जो जूनियर असिस्टेंट 1262 पदों के लिए परीक्षा है 27 अगस्त को, उसके लिए प्रैक्टिस सेट्स आपको करा रहे हैं। ऑलरेडी हम 10 प्रैक्टिस सेट्स कवर कर चुके हैं। इस बुक में टोटल 15 प्रैक्टिस सेट है। आज हम 11वां प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे ऐसे ही स्टडी मटेरियल के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो पहला हमारा सब सेक्शन है हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता। पहला प्रश्न है नवौड़ा का संधि विच्छेद है। तो अगर इसकी ट्रिक की बात करें, अगर आपको ओ की मात्रा बीच में दिखाई दे तो वहां पर गुण स्वर संधि होती है। संधियां 3 प्रकार की हैं आपकी, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 अपने प्रकार होते हैं। तो अगर बात करें इसका संधि विच्छेद आखिर होगा क्या, तो नवौड़ा का संधि विच्छेद होता है नव प्लस ऊड़ा। तो बस हमें थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है कि ऊ कौन सा आएगा, तो ऊ इसमें बड़ा ऊ आता है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही होगा। देखिए इसका रूल क्या होता है, यदि छोटा आ और बड़े आ के बाद छोटी ई और बड़ी ई आए तो आपका क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। अगर छोटा आ और बड़े आ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो वो ओ बन जाएगा। और अगर छोटा आ और बड़ा आ के बाद री से ऋषि आए तो वो अर बन जाता है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर नव में क्या है, छोटा आ है, और ऊड़ा में क्या है, ऊ है। तो आ प्लस ऊ बनकर ओ बन जाएंगे, तो नवोड़ा आपका बनेगा। इसमें गुण स्वर संधि है। जिसके हृदय में ममता नहीं है, ये भी कई बार आ चुका है, इसको बोला जाता है निर्मम। और जिसके हृदय में दया नहीं है उसे क्या बोला जाता है, निर्दय। अनु का अर्थ डैश होता है परंतु अणु का अर्थ कण होता है। ये समरूपी भिन्नार्थक शब्द है। तो अनु आपने सुना होगा, अनुचर, सेवक वगैरह के लिए, या अनुचर पीछे पीछे चलने वाले के लिए भी यूज होता है। तो यहाँ पर अनु आएगा आपका पीछे के लिए। ठीक है, पीछे के लिए। सैंधव का आशय निम्न में से क्या नहीं है। तो देखिए सैंधव घोड़ा तो होता है आपका, ठीक है, नमक भी होता है, और आपका समुद्र के लिए भी ये यूज किया जाता है। ठीक है, लेकिन सोने से इसका कोई संबंध नहीं है। लेकिन देखिए सोने के पर्यायवाची काफी आते हैं, तो सोने के पर्यायवाची मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे फेमस तो आपका स्वर्ण हो गया, कंचन, हाटक, कनक, आपने सुना भी होगा, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय। और हिरण्य, हिरण्य देखिए याद रखिएगा, हिरण्य बहुत ज्यादा पूछा जाता है। हेम, जातरूप, चामीकर, सुवर्ण, पुष्कल, जातक, रुक्म और ताम्रस, ये सारे आपके सोने के पर्यायवाची हैं। तो स्वर्ण, कंचन, हाटक, कनय, हिरण्य, हेम, जातरूप, चामीकर, सुवर्ण, पुष्कल, पुष्कर नहीं पुष्कल, पुष्कर किसका होता है, तालाब का, पुष्कल ला, जातक, रुक्म और ताम्रस, ये सारे आपके सोने के पर्यायवाची हैं। और ये बहुत देखिए यूपी पीसीएस वगैरह में ये पूछा गया है। आरओ की परीक्षा में 2013 में ये प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, सोने का पर्यायवाची, तो इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है। तो पताका किसके लिए यूज किया जाता है, झंडे के लिए आपका यूज किया जाता है। ठीक है, तो झंडा होगा, ध्वज का झंडा और ध्वज तो आपस में समानार्थी ही है। पताके का अर्थ निशान के लिए भी यूज किया जाता है। लेकिन प्रस्तर किसका होता है, प्रस्तर आपका पत्थर का पर्यायवाची होता है। तो देखिए इसके पर्यायवाची भी लगातार पूछता रहता है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं क्या क्या होते हैं। एक होता है पाषाण, आपने पाषाण काल भी सुना होगा इतिहास में, क्योंकि उस समय हम पत्थर के बने हुए टूल्स का या यंत्रों का उपयोग करते थे। इसके अलावा अश्म, अश्म बहुत आता है। संग, प्रस्तर, पाहन, शिला, उपल और उत्पर्ल, ये सारे आपके पत्थर के पर्यायवाची हैं। फिर से बता देता हूं, पाषाण, अश्म, संग, प्रस्तर, पाहन, शिला, उपल और उत्पर्ल, ये सारे आपके पत्थर के पर्यायवाची। आगे चलते हैं। पाश्चात्य का विलोमार्थक शब्द क्या है। तो आप बोलते हो कि पाश्चात्य सभ्यता है, तो इसका क्या होगा आपका, पाश्चात्य मतलब पश्चिमी सभ्यता के लिए बोला जाता है, तो इसका जो विलोमार्थक है वो है पौर्वात्य। ठीक है, पौर्वात्य। और अगर बात करें पूर्वी का विलोम क्या होगा, तो पश्चिमी होगा। नवीन का विलोम क्या होगा, नवीन का विलोम होगा, नवीन का मतलब होता है नया, इसका विलोम होगा प्राचीन। अतिवृष्टि शब्द का सबसे युक्त युक्त विलोम शब्द है। अतिवृष्टि मतलब बहुत अधिक वर्षा होना, इसका विलोम क्या होगा, अनावृष्टि मतलब बिल्कुल ही वर्षा ना होना। अल्पवृष्टि का मतलब होता है कम वर्षा होना। धड़ाक में प्रत्यय है, तो धड़ाक में क्या प्रत्यय लगा है, धड़ प्लस आक। ठीक है, तो इसमें क्या होगा आपका, आक प्रत्यय लगा हुआ है, आक। इसके अलावा इस तरीके के और क्या शब्द होते हैं, चालाक, तैराक, ये सभी इसके अन्य इस तरीके के प्रत्यय वाले शब्द हैं। करपट का तद्भव रूप क्या है, तो करपट का तद्भव रूप है आपका कपड़ा, ऑप्शन डी।
कपूर का होता है आपका कर्पूर, याद रखिएगा, कपूर का कर्पूर। आगे समूहवाचक शब्द है, तो इसमें से समूहवाचक शब्द क्या है, तो आपको साफ पढ़ के लग रहा होगा, सेना जो शब्द है वो समूहवाचक शब्द है। कानों सुनी बात पर यकीन मत करो, इस रेखांकित पद का कारक बताइए। तो कानों सुनी में क्या कौन सा कारक होगा, कानों से सुनी, तो कर्ता ने कर्म को करण के से द्वारा, यानी कानों द्वारा तुमने कुछ सुना है, तो यहां पर कौन सा कारक होगा, करण कारक होगा। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, तो ये मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट में डाला था, ये आरओ में भी आ रखा है, ये यूपी ट्रिपल एससी की भी और परीक्षाओं में आ रखा है, इसे बोला जाता है कानीन। ठीक है, और देखिए ये जो कन्या है, अगर बिल्कुल सही शब्द यहां पर है तो कन्या के ब्रैकेट में लिखा रहता है अविवाहित कन्या। ठीक है, तो अगर अविवाहित कन्या के गर्भ से कोई पैदा हुआ हो तो उसे कानीन बोला जाता है। पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप है पंडिताइन, ई आएगा। ठीक है, इमली वाला ई, ये वाला मत लगाइएगा, लास्ट वाला नहीं होगा, ए होगा आपका, पंडिताइन। आगे चलते हैं। कभी कभी एक डैश क्रिया विशेषण है, तो कभी कभी किस तरीके का क्रिया विशेषण है, तो इसके हमने प्रश्न पहले भी करे हैं, ये एक कालवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। क्रिया विशेषण क्या होते हैं, ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बतलाएं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, वो धीरे धीरे चल रहा है, तो चलना यहाँ पर क्या हो गया, क्रिया हो गई, और कैसे चल रहा है, वो धीरे धीरे चल रहा है, तो धीरे धीरे का मतलब क्या हुआ, ये चलने की विशेषता बता रहा है कि वो धीरे धीरे चल रहा है। कालवाचक विशेषण, क्रिया विशेषण के कुछ और एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें जैसे क्या है, आज, कल, परसों, निरंतर, अब तक, कभी ना कभी, लगातार, दिन भर, बार बार, प्रतिदिन, हर रोज, कई बार, ये सभी आपके जो है ये सब कालवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। अगला, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद माने जाते हैं, तो रचना की दृष्टि से क्रिया के दो ही भेद माने जाते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। इसकी पूरी डेफिनेशन मैं आपको बता चुका था क्रिया के व्यापार के फल के आधार पर। ठीक है, तो आप प्रीवियस वीडियो मेरे आराम से देख सकते हैं। मैंने अपना घर मटमैले रंग का रंगवाया है, इसमें मटमैला शब्द क्या है, तो इसमें मटमैला शब्द आपका क्या होगा, ये होगा विशेषण। तो क्यों, क्या बता रहा है ये कि मैंने अपना घर मटमैले रंग का रंगवाया, तो किस रंग का रंगवाया है, मटमैले रंग का, तो यहाँ पर मटमैला आपका विशेषण होगा। रंग की विशेषता बता रहा है कि किस रंग का है, मटमैले रंग का है। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है, तो आशीर्वाद आपसे पूछा, ये आशीर्वाद नहीं होता, लगता है ऐसा लिखा जाएगा लेकिन ये इस तरीके से लिखा जाता है, आशीर्वाद। उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद क्या है, तो उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद की अगर आप बात करेंगे, उ दा को पूरा करेगा या, तो ये हो गया उद्या, लेकिन हमें उद्या चाहिए तो बड़ा आ इसमें लगेगा, ना, और ना को कौन पूरा करेगा, आ, तो उद्यान आपका इस तरीके से वर्ण विच्छेद इसका होगा ऑप्शन सी। निम्न में से महाप्राण व्यंजन है, तो जब मैंने आपको वर्णमाला की क्लास कराई थी, देखिए बाकी क्लास तो आप पढ़िए मत पढ़िए, मेरी हिंदी की प्लेलिस्ट में एक वर्णमाला की क्लास है, उसमें 104 प्रश्न हैं, वो हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किए हैं। आप प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है उस वर्णमाला वाली क्लास को जरूर देख के जाइएगा पेपर से एक बार पहले, उससे मैं आपको गारंटी देता हूं एक या दो प्रश्न आपको वर्णमाला वाले जरूर मिलेंगे। तो अगर बात करें महाप्राण व्यंजन की, तो दो तरीके के व्यंजन है, एक तो अल्प प्राण और महाप्राण। तो अल्प प्राण व्यंजन देखिए क्या होते हैं, जिनके उच्चारण में श्वास बल का या सांस के बल का कम प्रयोग होता है, और महाप्राण वो होते हैं जिसमें उच्चारण में श्वास बल का अधिक प्रयोग होता है। तो आपने जो का, चा, टा, ता, पा ये वर्ग सुने होंगे व्यंजन में, प्रत्येक वर्ग का, ठीक है ध्यान से सुनिएगा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है वो महाप्राण व्यंजन होता है, और पहला और तीसरा वर्ण जो होता है वो अल्प प्राण व्यंजन होता है। तो देखिए अब मान लीजिए का वर्ग है, तो का, खा, गा, घा, तो इसमें दूसरा और चौथा कौन सा है, खा और घा, तो खा और घा जो होंगे वो महाप्राण व्यंजन होंगे। तो इसमें ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, 19वें का अगर हम देखेंगे तो घा बिल्कुल सही होगा, क्योंकि पा ये तो पहला वर्ण है, तो ये क्या होगा अल्प प्राण। जा, चा, छा, जा, जा क्या है तीसरा वर्ण है, तो जा क्या होगा, ये भी अल्प प्राण होगा। वा, या, रा, ला, वा, तो ये तो आपका किसमें आते हैं, अंतस्थ व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, याद रखिएगा दूसरा और चौथा महाप्राण व्यंजन होता है, पहला और तीसरा अल्प प्राण व्यंजन होता है। प्रेमचंद्र के किस उपन्यास का प्रमुख पात्र सूरदास है, तो प्रेमचंद जी को आपको पता ही है, इन्हें कालजयी उपन्यासकार कहा जाता है। असली नाम क्या था इनका, धनपत राय इनका असली नाम था। और अगर इसमें देखेंगे तो किसका मुख्य पात्र सूरदास है, तो रंगभूमि का मुख्य पात्र आपका सूरदास। अगला अब देखते हैं हम गद्यांश। विविध प्रांत हैं अपनी अपनी भाषा के अभिमानी हम, पर इन सबसे पहले दुनिया वालों हिंदुस्तानी हम।
रहन सहन में खान पान में भिन्न भले ही हों कितने, सदियों से कुचले लाखों तूफानों हमने अपने पद तल से। आज झुके कुछ टकरा कर तो कल लगते फिर जागे से, अंडमान से कश्मीर भले ही दूर दिखाई दे कितना, पर हर प्रांत जुड़ा है अपने अपना अगणित कोमल धागों से। जिस ओर बढ़ाए पग हमने हो गई उधर भू नव मंगल, आजाद वतन के वाशिंदे हर चरण हमारा है बादल। तो इसमें देखिए अब हम देखते हैं, सदियों से कुचले लाखों तूफान हमने अपने पद तल से। इस कथन में तूफान का आपका भाव क्या है यहाँ पर? तो देखिए तूफान के बारे में क्या बताया गया है कि हमारे देश के सामने कई सारी कठिनाइयां आई हैं, चाहे वो जाति से लेकर, धर्म से लेकर, विदेशी आक्रमण से लेकर, तो ऐसे कई तूफान आए, लेकिन उन तूफानों को हमने डटकर सामना किया है और उनको अपने पैरों से कुचला है। तो यहाँ पर तूफानों का मतलब क्या है? कठिनाइयां के सेंस में ये यूज हुआ है। अगर देखते 22वां, अंडमान से कश्मीर है भारत में। तो अंडमान से कश्मीर है भारत में, अगर इसको हम पैसेज के हिसाब से देखें तो क्या है? दूरस्थ। यहाँ पर क्योंकि लिखा है कि भले ही अंडमान से कश्मीर भले ही दूर दिखाई दे कितना, तो ये थोड़ा दूरस्थ है, लेकिन फिर भी हम एक धागे में बंधे हुए हैं। हम भारतीय जिधर भी अपने कदम बढ़ाते हैं, वहां पर क्या करते हैं? तो हम जिधर भी अपने कदम बढ़ाते हैं वहां पर शुभ कार्य होते हैं। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही होगा। ये कहां से ली गई है? ये वाला जो लाइन है, जिस ओर बढ़ाए पग हमने हो गई उधर भू नव मंगल, यानी मंगल ही मंगल उधर हुआ, अर्थात शुभ कार्य उधर हुए। अगला देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत नियुक्ति, छुट्टियों की स्वीकृति तथा पद वृद्धि आदि की सूचनाएं दी जाती हैं? तो लेटर की आपकी बात कर रहा है, तो ये ऑफिस मेमोरेंडम या कार्यालय आदेश। ऑप्शन डी इसका सही होगा। एक आंख ना भाना, इसका मतलब क्या है कि तुम मुझे फूटी आंख नहीं सुहाते हो, या एक आंख नहीं भाते हो मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगना। बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही ताराघट उषा नागरी। तो इसमें आपसे पूछा है कि कौन सा अलंकार है? तो अगर इस पंक्ति की बात करें तो इसमें हमारा रूपक अलंकार है। ठीक है, रूपक मतलब क्यों है? क्योंकि इसमें देखिए जो अंबर है, ठीक है, ये उपमेय है, और इस पर आपका जो पनघट है, उपमान तारा, तो उपमेय उपमान, एक उपमेय उपमान पर अभेद का यहाँ पर आरोप है, और जहां पर इस तरीके का आरोप होता है वहां पर रूपक अलंकार होता है। ऑप्शन सी। अगला, रहीमन चुप है बैठिए देखी दिनन के फेर, जब नीके दिन आही हैं बनत न लगी हैं बेर। तो देखिए इसमें आपसे पूछा है कि इसमें कौन सा छंद है? तो इसमें दोहा है। ठीक है, ये एक दोहा है। अगर जिसके प्रथम और तृतीय चरण में आपके 13-13 मात्राएं हों और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं हों, वो कौन सा होता है? आपका दोहा होता है। कबीर के दोहे वगैरह काफी फेमस है। 28वां, हमारा समाज उन्नति के पथ में है, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो अगर आप देखेंगे तो इसमें कारक संबंधी अशुद्धि है। इस वाक्य में आपका क्या है? पथ में का प्रयोग किया गया है, जबकि क्या होना चाहिए? पथ में। पथ के आप अंदर नहीं जाते, पथ पर चलते हैं आप। ठीक है, तो पथ पर यहां पर सही होगा। शुद्ध वाक्य क्या होगा? हमारा समाज उन्नति के पथ पर है। तो इसमें किस संबंधी अशुद्धि है? कारक संबंधी इसमें अशुद्धि है। 19वां देखते हैं। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि पथ भ्रष्ट में कौन सा समास है। हमने उस दिन देखा था कि पथ से भ्रष्ट। ठीक है, पथ से भ्रष्ट मतलब क्या होगा? यहां पर अपादान कारक होगा। ठीक है, अपादान कारक, सॉरी, अपादान तत्पुरुष या फिर पंचमी तत्पुरुष होगा, मतलब यहां पर तत्पुरुष समास है, माफ कीजिएगा। ठीक है, पंचमी तत्पुरुष समास है। पथ से भ्रष्ट, धन से हीन, जहां पर कारक चिन्ह का आपका लोप होता है वहां पर तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, धनहीन भी बहुत पूछा जाता है, याद रखिएगा, धनहीन। किस वाक्य में प्रश्न चिन्ह अपेक्षित है? इसमें कौन से वाक्य में प्रश्न चिन्ह अपेक्षित है? तो अगर आप देखेंगे तो बी वाला जो आपका ऑप्शन है, आप कहां के रहने वाले हैं, ये एक प्रश्नवाचक वाक्य है, इसमें आपको प्रश्न चिन्ह लगाना पड़ेगा। अब देखते हैं सामान्य बुद्धि परीक्षण। मैं इसके आपको आंसर बता देता हूं हमेशा की तरह। तो पहले का होगा 50, 32वें का होगा 6/36, यानी ऑप्शन बी। 33वें का होगा, आप एक बार प्रश्न पूरा देख लीजिए आराम से, क्योंकि कई बार कमेंट आ जाता है कि टाइम मैं नहीं देता। तो अगर 33वें की बात करें तो 33वें का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही होगा। 34वां देखते हैं, जो आपका डाइस वाला प्रश्न है। 34वें का सही आंसर है ए, जेड। 35वां देखते हैं।
निष्कर्ष वाला जो प्रश्न है इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केवल 2 और 3 लागू हैं। 36वें का देखते हैं। 36वें का भी आपका जो है केवल निष्कर्ष 1 निकलता है, ऑप्शन सी। 37वां देखते हैं, प्रश्न आकृतियां वाला। इस बार वीडियो में ऐसे प्रश्न काफी पूछे गए थे, तो इसमें ऑप्शन ए जो है आपका वो बिल्कुल सही होगा। 38वां देखते हैं, ए बी सी डी ई एफ वाला। तो इसमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए डी और सी बी। परिवार में 2 जोड़े कौन है? ए डी और सी बी। निम्नलिखित आकृतियों में रिक्त स्थान पर क्या आएगा? तो आपको इसमें भरना है, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? तो इसमें आएगा आपका 28, ऑप्शन बी। यदि 97% 61 बराबर 7, ये वाला जो आपका है, तो 40वें का आएगा ऑप्शन डी 8। अगला 41वां, 4 कथन कारण वाला है। तो 41वें का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। अब देखते हैं 42वें का। तो ये आपका जुआना का वजन पूछा है, एवरेज जो वेट निकालने वाला प्रश्न होता है वो वाला है ये। तो इसमें जो जुआना का वजन आएगा वो आएगा 56 किलोग्राम, ऑप्शन डी। 43वां, कोडिंग डिकोडिंग वाला, इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, 1 3 5 6 4 1 2। 44वां, कौन सा चित्र डॉक्टर, स्त्री और माता का सर्वोत्तम हमें रूप से वो सर्वोत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? तो इसमें जो ऑप्शन आपका सी है ये आपका बिल्कुल ठीक होगा। अगला और अंतिम प्रश्न इसका देखते हैं, 45वां। तो इसमें 1 और 2 दोनों निष्कर्ष आपके निकलते हैं, ऑप्शन सी। ठीक है, तो यही आपके हो गए, आप चेक कर सकते हैं। कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अब देखते हैं सामान्य जानकारी, 46वां प्रश्न। रोमन गणराज्य जो 509 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व तक कायम रहा का तख्तापलट डैश ने किया, जो कि जूलियस सीजर का दत्तक पुत्र तथा उत्तराधिकारी था? तो ये किया गया था ऑगस्टस के द्वारा। वैसे इस तरीके के प्रश्न बहुत कम ही आने के चांसेस होते हैं, इंडियन हिस्ट्री के ही प्रश्न आते हैं, लेकिन फिर भी दिया है तो हम कर लेते हैं। ऑगस्टस 711 ईस्वी में अरब सेनापति ने सिंध पर विजय प्राप्त की थी, जो खलीफा के क्षेत्र का एक हिस्सा बन गया। तो किसने किया? तो भारत पर पहला अरब आक्रमण किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही होगा। और देखिए, एक बार पूछ लिया था कि भारत पर जो पहला आक्रमणकारी था मोहम्मद इब्न कासिम या मोहम्मद बिन कासिम, वो कौन था? तो कोई उसे आपको ऑप्शन में दिया था तुर्की, अरबी, इस तरीके से ऑप्शन उसमें थे। ठीक है, तो अरबी वो एक सेनापति था, याद रखिएगा। ठीक है, अरब आक्रमणकारी था। तो बात करें इसने कहां पर किया था, उस समय देखिए जो सिंध था वहां पर हिंदू शाही किंगडम का राज चलता था। ठीक है, हिंदू शाही साम्राज्य का, और बहुत फेमस एक राजा थे, राजा दहीर। ठीक है, राजा दहीर याद रखिएगा, ये भी पूछता रहता है। और एक अलग अलग किताब में इसका युद्ध का नाम मिलता है रावर का युद्ध। ठीक है, तो रावर के युद्ध में इसने राजा दहीर को पराजित कर दिया और यहाँ पर अपना सिंध पर अपना कब्जा कर लिया। लेकिन देखिए, इससे भारत पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट उस समय नहीं पड़ा था। मेन इंपैक्ट भारत पर पड़ना शुरू हुआ जब मोहम्मद गौरी 1191 में 1191-92 और फिर 1194 में दोबारा जब युद्ध होता है वहां पर हरा देता है। ठीक है, किसको? पृथ्वीराज चौहान को। उसके बाद थोड़ा सा हमारे यहाँ फर्क पड़ना शुरू पड़ता है इंडिया में, और तुर्की साम्राज्य धीरे धीरे भारत में अपने पैर पसारने शुरू करता है। इसमें इस समय 712 में बहुत ज्यादा भारत के ऊपर ऐसा इंपैक्ट नहीं पड़ा था। ठीक है, जब आपका तराई का द्वितीय युद्ध होता है उसके बाद काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ जाता है। अगला देखते हैं, गोवा के चर्चों और कॉन्वेंट को किसके द्वारा बनवाया गया था? तो गोवा आपको पता ही होगा, गोवा पर जो वेस्टर्न कोस्ट है उसमें ज्यादातर किसका शासन था? ज्यादातर उसमें पुर्तगालियों का शासन था। तो यहाँ पर ये चर्च वगैरह जो है सब पुर्तगालियों ने बनवाए हैं। अगर आप पौंडीचेरी वगैरह की बात करेंगे तो वो एक फ्रेंच कॉलोनी था, वहां पर फ्रांसीसी बहुत ज्यादा थे। तो फ्रेंच में अगर आप देखेंगे आज भी वहां पर बेकरीज वगैरह बहुत ज्यादा है। पौंडीचेरी वगैरह में अगर किसी ने विजिट किया हो तो वहां पर फ्रांसीसी लोग अभी भी काफी ज्यादा आपको उनके कुछ ना कुछ एंसेस्टर्स वगैरह या वहां पर कुछ ना कुछ उनके वंशज वहां पर मिल जाएंगे। तो वेस्टर्न कोस्ट जो था, पश्चिमी घाट था, वहां पर पुर्तगाली वगैरह बहुत थे, और ईस्टर्न कोस्ट पे हमें फ्रांसीसी वगैरह देखने के लिए मिलते हैं। 1498 में आपको पता ही है जो पुर्तगाली ही थे, वास्को डिगामा, जिन्होंने भारत के समुद्री रास्ते की खोज की थी और वो कालीकट के तट पर उतरे थे। एक बार पूछ लिया था उस समय जब वास्को डिगामा भारत आया तो वहां पर राजा कौन था? जामोरिन उस समय कालीकट के तट पर राजा था। बात करें अगर पुर्तगालियों की भारत में, तो ये भी लगातार इससे काफी प्रश्न बनते रहते हैं कि पुर्तगालियों का भारत में उदय। तो मैं कुछ फैक्ट्स आपको बता देता हूं। बात करें पुर्तगालियों के भारत में हेडक्वार्टर की, तो पुर्तगाली शुरू में देखिए 1510 से 1530 तक इनका जो हेडक्वार्टर था वो था कोचीन। बाद में देखिए 1510 में क्या होता है, इनका एक
जनरल होता है, मिलिट्री कमांडर होता है अल्फोंसो डी अल्बुकर्क। तो अल्फोंसो डी अल्बुकर्क क्या करता है, 1510 में गोवा को जीत लेता है और फिर 1530 से लेकर आप मान के चलिए 1530 से 1961 तक, जब तक गोवा का भारत में विलय नहीं होता तब तक इनका जो हेडक्वार्टर रहता है वो गोवा ही रहता है। तो 1510 में इन्होंने इसे बीजापुर के सुल्तान से जीत लिया था, इसको याद रखिएगा। एक प्रश्न देखिए और पूछता है बहुत ज्यादा, क्योंकि देखिए शुरू में सबसे पहले पुर्तगाली भारत में आए थे तो इनका प्रभुत्व भारत के ट्रेड रूट्स पर, जो व्यापार के मार्ग थे उस पर बहुत ज्यादा था। लेकिन जब 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है और वो भारत में आती है तो उनकी जो नेवी होती है वो बहुत मजबूत होती है। तो एक युद्ध आता है, बार बार पूछता रहता है कि ये कब हुआ, स्वाली का युद्ध या बैटल ऑफ स्वाली। तो बैटल ऑफ स्वाली 1612 में पुर्तगाल और अंग्रेजी सेना के बीच होती है, नौसेना के बीच होती है, और उसमें पुर्तगाल को जो है अंग्रेजी सेना हरा देती है और एक तरह से जो सूरत होता है वेस्ट में, ठीक है, सूरत गुजरात में जो है उसको अंग्रेजी सरकार अपने शासन में ले लेती है। तो और उस समय सूरत एक बहुत फेमस पोर्ट हुआ करता था, ठीक है, एक ट्रेड सेंटर हुआ करता था। तो ब्रिटिशों के पास काफी ज्यादा पश्चिमी कोस्ट की ताकत उस समय आ जाती है। तो स्वाली का युद्ध जरूर याद रखिएगा, स्वाली का युद्ध 1612 में हुआ था अंग्रेजी सेना और पुर्तगालियों के बीच में, इसमें अंग्रेजी सेना जीत जाती है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी लंबवत विस्तार की दृष्टि से हिमालय की 3 समानांतर श्रेणियों में से एक नहीं है? तो अगर बात करेंगे जो हिमालय का हम क्लासिफिकेशन देखते हैं, ठीक है, उसमें पैरेलल 3 लाइन है, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और लोअर हिमालय। तो इसमें से पूछ रहा है आपकी कौन सी नहीं है, तो देखिए हिमशिखा इसमें कोई भी नहीं है। हिमाद्री क्या होती है, जो सबसे आपका ग्रेट हिमालय है, इनर हिमालय सबसे ऊंची ऊंची चोटियां जिसमें है सारी, फिर आता है आपका हिमाचल जो मिडिल हिमालय है, और फिर आता है आपका शिवालिक जो आउटर हिमालय है, जो आपका तराई बेल्ट में भी उसकी कुछ एक्सटेंशन है जहां पर आपको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क वगैरह मिलेगा, ये सारे आपके शिवालिक हिल्स में ही पड़ते हैं। अगर हम इसे मैप में देखना चाहें तो आप यहां पर देखेंगे, ये है आपका पूरा ग्रेट हिमालय, ठीक है, ये जो लिखा हुआ है ये सारा ग्रेट हिमालय है। फिर आपकी उसके बाद आती है यहाँ पर मिडिल हिमालय आता है, ठीक है, इस तरीके से, और फिर आपका ये देखिए लिखा है शिवालिक रेंज, ठीक है, ये आपका शिवालिक रेंज है। तो इस तरीके से आपसे पूछा है, तो हिमशिखा देखिए कोई भी इसका क्लासिफिकेशन नहीं होता। और जो इनर हिमालय है, ग्रेट हिमालय है, इसमें भी हमें सबसे ऊंची ऊंची चोटियां देखने के लिए मिलती है। ठीक है, अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से राज्य अष्टमुडी या कौन से राज्य में अष्टमुडी झील स्थित है? तो कहां पर है अष्टमुडी झील? ये आपके केरल में स्थित है। ये एक रामसार साइट भी है, वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा केरल में कुछ और भी बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जो आपकी जो रामसार कन्वेंशन में स्थित है, उसके नाम भी मैं आपको बता देता हूं। एक तो आपकी है वेम्बनाथ कोल, एक है आपकी षष्टम कोट्टा और तीसरी अष्टमुडी। तो 3 आपके रामसार स्थल स्थित है कहां पर? केरल में। इसके अलावा अगर आंध्र प्रदेश में बात करें तो आंध्र प्रदेश में भी बहुत इंपॉर्टेंट एक लेक है, क्या नाम है? कोलेरू लेक। तमिलनाडु में भी देखिए, तमिलनाडु में तो भारत में सबसे ज्यादा रामसार स्थल तमिलनाडु में ही है, याद रखिएगा, ठीक है, बहुत फेमस मैं कुछ नाम बता देता हूं आपको। अगर तमिलनाडु की बात करें तो पॉइंट कैलीमर है, ठीक है, वधुवार बर्ड सेंचुरी है, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन बायोस्फीयर रिजर्व है, चित्रागुडी बायोस्फीयर रिजर्व है, ये सभी आपके बर्ड सेंचुरी है, ये सारे आपके तमिलनाडु में स्थित वेटलैंड्स हैं। बात करें महाराष्ट्र में तो महाराष्ट्र में एक और बहुत फेमस झील है, लोनार झील, ठीक है, लोनार झील। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? तो एरिया वाइज सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। अगर बात करें परसेंटेज के हिसाब से तो परसेंटेज के हिसाब से मिजोरम में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश में कहा गया है कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग होगा जिसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के रूप में जाना जाएगा। तो किसमें कहा गया है ये? अगर बात करें 52वें प्रश्न की तो 338 बी क्लॉज 1 में कहा गया है, 338 क्लॉज बी। और देखिए अभी इसको संवैधानिक या कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिया गया था, कब दिया गया है? 102वें संविधान संशोधन से सन 2018 में, ठीक है, 102वां संविधान संशोधन सर 2018 में इस आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है अनुच्छेद 338 बी में। विधान परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो अगर बात करें विधान परिषद का अध्यक्ष कौन होगा तो विधान परिषद के सदस्यों द्वारा निर्वाचित, जो आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है स्टेट में, उसके बाद यहां पर कर रहा है। और लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात या विधान परिषद की जो स्थापना की जाती है कौन से अनुच्छेद के तहत की जाती है? अनुच्छेद 169 के तहत इसकी स्थापना की जाती है। तो पहला इसमें सही होगा, विधान परिषद के सदस्यों द्वारा निर्वाचित। इसमें आपको पता है देखिए अलग अलग तरीके से सदस्य इसमें निर्वाचित किए जाते हैं, 1/3 1/3 इस तरीके से अलग अलग क्षेत्र से इसमें लोग आते हैं। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन भाषा के आधार पर
भारतीय राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से बदलने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ पारित किया गया था। तो कौन सा अनुच्छेद है? ये आपका जो संविधान संशोधन है, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956। तो 7वां संशोधन 1956 मैंने आपको बताया था, फजल अली कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों की पहली बार स्थापना भाषाई आधार पर की गई थी। भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण क्या प्रदर्शित करता है? ठीक है, एक तरह से वैसे भाषाई आधार पर तो नहीं थी, मोर ज्यादा था तो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के आधार पर किया गया था। लेकिन जो मैंने आपको बताया था, पोट्टी श्री रामुलु की जो डेथ हो जाती है आंध्र प्रदेश में भूख हड़ताल के दौरान, उसके बाद थोड़ा सा सरकार बैकफुट पर चली जाती है और फिर सरकार को इन राज्यों की या राज्यों का गठन करना पड़ता है। भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण क्या प्रदर्शित करता है? तो क्या प्रदर्शित करता है? दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंध में कम से कम हस्तक्षेप करना, यानी जो इकोनॉमिक फ्रीडम की बात हमारे यहाँ काफी की जाती है कि हर कंट्री अपने हिसाब से अपनी पॉलिसीज बना सकती है। एनपीसीआई का पूर्ण रूप क्या है, जो भारत के सभी खुदरा भुगतान प्रणाली के लिए एक अम्ब्रेला संगठन है? तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी। इसकी स्थापना कब की गई है? तो इसकी स्थापना 2008 में की गई है। अगला, मनरेगा के अंतर्गत किसी ग्रामीण निर्धन व्यक्ति को अधिकतम कितने दिन का रोजगार दिया जा सकता है? तो इसमें अधिकतम उसको 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। इसमें स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों तरीके का होता है। और कब आया था ये? तो 2005 में इसको नरेगा के नाम से लॉन्च किया गया था। और सबसे पहले ये 2006 में, अगर मैं आपको बताऊं, मनमोहन सिंह जी ने इसको आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से लॉन्च किया था 2 फरवरी 2006 को। तो पहले नरेगा था, लेकिन बाद में 2009 में इसका नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया, यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, तो इसमें लगभग आपको 100 दिन का रोजगार मिलता है। ओलंपिक रिंग पहली बार सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किए गए थे। तो ओलंपिक के जो रिंग्स हैं, 5 छल्ले हैं, ये सबसे पहले 1913 में प्रदर्शित किए गए थे। तो और इसको डिजाइन किसने किया था? इन छल्लों को डिजाइन किया था पियरे डी कोबर्टिन ने। ठीक है, पियरे डी कोबर्टिन ने इनको डिजाइन किया था। बात करें सबसे पहले ओलंपिक कब हुए थे? सबसे पहले ओलंपिक आपके 1896 में एथेंस में आयोजित किए गए थे। समर ओलंपिक्स या ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, अगर आपसे पूछे जो विंटर ओलंपिक्स होते हैं या शरतकालीन ओलंपिक होते हैं, वो सबसे पहले कहां हुए थे? तो वो सबसे पहले 1924 में एक जगह है फ्रांस में, चामोनिक्स में वो सबसे पहले 1924 में हुए थे। ठीक है, इसके अलावा बात करें, जो 5 छल्ले होते हैं वो आखिर दर्शाते क्या हैं? तो वो दुनिया के 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं, जिसमें एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका है। तो इन 5 कॉन्टिनेंट्स को ये दर्शाते हैं या महाद्वीपों को दर्शाते हैं। हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? तो साफ पता है सबको, संस्कृत हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा है, जो वैदिक संस्कृत है, जिसमें वेद वगैरह लिखे गए हैं, जो वर्तमान की संस्कृत से अलग थी, लेकिन थी वो संस्कृत ही। तो सबसे पुरानी भाषा संस्कृत मानी जाती है। 1928 में किसने खोज की थी कि जब रंगीन प्रकाश की किरण किसी द्रव में प्रवेश करती है तो उस द्रव द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश का एक हिस्सा अलग रंग का हो जाता है? इसको बोला जाता है रमन इफेक्ट। ठीक है, रमन इफेक्ट। और इसी के लिए सीवी रमन जी को इसी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। यह 1928 में 28 फरवरी को कलकत्ता में इन्होंने इसकी खोज की थी। और देखिए, इसीलिए 28 फरवरी को आपने देखा होगा क्या मनाया जाता है? नेशनल साइंस डे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस इसीलिए मनाया जाता है। वो किसी का बर्थडे वगैरह नहीं होता। उस दिन रमन इफेक्ट की खोज की गई थी सीवी रमन जी के द्वारा। और 1930 में इसी शानदार खोज के लिए इन्हें मिला था नोबेल प्राइज, फिजिक्स का नोबेल प्राइज। ठीक है, अगला देखते हैं। 22 से 25 फरवरी 2023 तक G20 सांस्कृतिक या संस्कृति कार्य समूह की पहली बैठक किस शहर में आयोजित की गई थी? तो ये पहली बैठक आयोजित की गई थी खजुराहो के मंदिर बनवाए हैं किसने? चंदेल वंश के शासकों ने। 2 मंदिर यहाँ पर बहुत ज्यादा फेमस हैं। कौन सा? कंडरिया महादेव मंदिर है और एक लक्ष्मण टेम्पल है। ये दोनों काफी फेमस हैं और नागर शैली में बनवाए गए हैं। फरवरी 2023 में 7 वर्षीय प्रिंस किस देश के पहले डिजिटल नागरिक बने हैं? तो किस देश के पहले डिजिटल नागरिक बने हैं? तो ये भूटान के पहले डिजिटल नागरिक बने। फरवरी 2023 में किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने 6ठी बार आईसीसी T20 विश्व कप की ट्रॉफी जीती है? तो इस बार फिर से ये ऑस्ट्रेलिया ने जीती है। तो वुमेन में तो ऑस्ट्रेलिया का दबदबा है ही। अगला, 9 फरवरी 2023 को नई दिल्ली में मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2022 थे, इसका उद्घाटन किया। तो किसने किया? ये गिरिराज सिंह जी ने ये उद्घाटन किया। फरवरी 2023 में चक्रवात गैब्रियल के कारण किस देश ने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया था? तो उस समय काफी ज्यादा ये वायलेंट, आप कह सकते हैं, बहुत डिस्ट्रक्टिव था ये, इसने बहुत तबाही मचाई थी और न्यूजीलैंड ने ये डिक्लेयर किया था आपातकाल। आगे चलते हैं।
एएलयू कंप्यूटर के किसका हिस्सा होता है? तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट की बात यहाँ पर कर रहा है, तो ये किसका हिस्सा होता है? ये आपका वैसे तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का हिस्सा होता है, पर अगर यहाँ पर ऑप्शन सबसे अच्छा देखें तो ये है आपका प्रोसेसर का भाग। ठीक है, प्रोसेसर, ऑप्शन डी। परम 8000 सुपर कंप्यूटर परम 8000 का विमोचन किस वर्ष में किया गया था? तो इसका विमोचन 1991 में सी डैक के द्वारा किया गया था। सी डैक क्या है आपका? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ठीक है, तो 1991 में। बाजार उन्मुख क्लाउड आर्किटेक्चर में क्लाउड कंप्यूटिंग सुविधा से डैश लाभान्वित होते हैं। तो कौन लाभान्वित होते हैं इसमें अगर आप देखेंगे तो जो क्लाउड सेवा प्रदाता होते हैं, क्लाउड उपयोगकर्ता होते हैं, और आपके जो इसमें ब्रोकर्स होते हैं, दलाल होते हैं, वो इसमें ज्यादा इसका बेनिफिट लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अनुपयोगी, ठीक है, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है? तो कौन सी अनुपयोगी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है? वो है आपका क्लस्टरिंग, ऑप्शन ए। द टर्म STBR स्टैंड फॉर, देखिए ये भी एक नया टर्म है, इस बुक में टर्म थोड़े से अच्छे हैं जो हमने नहीं पढ़े, काफी नए नए टर्म्स हैं। तो STBR का मतलब क्या होता है? सेगमेंट टेबल बेस रजिस्टर। ठीक है, सेगमेंट टेबल बेस रजिस्टर, ऑप्शन बी। 71वां देखते हैं। डैश एक प्रकार की कंप्यूटिंग जो गणना, भंडारण और यहां तक कि एप्लीकेशन सेवा नेटवर्क के रूप में कार्य करता है, तो क्या होती है ये? क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PGA ग्राफिक्स कार्ड? तो PGA ग्राफिक्स कार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है? तो ये आपका होता है प्रोफेशनल ग्राफिक एरे, जैसे प्रोफेशनल ग्राफिक अडेप्टर भी बोला जाता है। ठीक है, प्रोफेशनल ग्राफिक एरे या फिर प्रोफेशनल ग्राफिक्स अडेप्टर। तो अगर आप देखेंगे ऑप्शन ए जो है ये इसमें सही होगा, तो या तो अडेप्टर मिलेगा या आपको एरे एक ही मिलेगा ऑप्शन में। PUMA, तो रोबोटिक्स के संदर्भ में PUMA का मतलब क्या है? तो इसका मतलब होता है प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली। ठीक है, प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली, ऑप्शन सी। आप 10 पेजों के सेट के केवल पेज 2 और 3 को प्रिंट करने के लिए कैसे आगे बढ़ते हैं? तो इसमें आप कैसे आगे बढ़ते हैं? तो देखिए हम क्या करते हैं, जो पेजेस की रेंज होती है जिसको हमें प्रिंट करना होता है, आपने देखा होगा, उसमें टाइप कर सकते हैं आप कि हमें ये पेज चाहिए, 2 से 3 तक चाहिए, 3 से 4 तक चाहिए, तो पेजेस विद रेंज 2 और 3, ऑप्शन ए। MS एक्सेल 2016 में ओपन डायलॉग बॉक्स खोलने हेतु शॉर्टकट की क्या है? तो आपको अगर डायलॉग बॉक्स ओपन करना हो तो क्या दबाएंगे? कंट्रोल प्लस F12, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में कौन सी MS वर्ड की अंतर्निहित सुविधा नहीं है? तो इसमें से क्या MS वर्ड की अंतर्निहित सुविधा नहीं है? तो लाइव स्ट्रीम जो है ये MS वर्ड की कोई सुविधा नहीं है। बाकी थेसॉरस है यानी शब्दकोश, ट्रांसलेट है, स्पेल चेक है, लेकिन लाइव स्ट्रीम इसकी सुविधा नहीं है। MS ऑफिस 2010 की एक्सेल वर्कबुक में डिफॉल्ट तौर पर कितनी वर्कशीट शामिल होती हैं? तो डिफॉल्ट तौर पर इसमें 3 वर्कशीट शामिल होती हैं। तात्कालिक संदेश प्रेषण डैश का उदाहरण है, तो किसको इनमें से क्या उदाहरण है? जो हैंगआउट्स वगैरह होते हैं आपके, हैंगआउट्स गूगल का है, तो ये इसका उदाहरण है। निम्नलिखित में कौन सा एक इंटरनेट ब्राउजर नहीं है? तो इसमें से क्या इंटरनेट ब्राउजर नहीं है? अगर 79 देखेंगे तो पांडा कोई आपका इंटरनेट ब्राउजर नहीं है। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनक्स है, विंडोज है, लेकिन ओरेकल देखिए एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश सामान्य जानकारी। निम्नलिखित में से कौन कभी उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नहीं रहा है? तो ND तिवारी जी कभी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल नहीं रहे हैं। ND तिवारी जी बात करें तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के भूतपूर्व ये चीफ मिनिस्टर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या का सबसे ज्यादा सांद्रण कहां पर है? तो सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी है? पॉपुलेशन डेंसिटी, वो है आपकी गाजियाबाद की। कितनी है? लगभग 3971 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में यहाँ पर है, तो गाजियाबाद की रैंक 1 है। सेकंड रैंक किसकी है? वो है बनारस की, 2395, उसमें डेंसिटी है। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया था? तो मुख्तार अब्बास नकवी जी द्वारा उत्तर प्रदेश के रामपुर में इसका उद्घाटन किया गया था, उत्तर प्रदेश के रामपुर में, जहां से आजम खान जी सांसद थे, आपने सुना होगा। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम कब आरंभ किया गया था? तो मिड डे मील आपका 15 अगस्त 1995 को उत्तर प्रदेश में आरंभ किया गया था, 15 अगस्त 1995। उत्तर प्रदेश में वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स कब लागू हुआ था? तो 1 जनवरी 2008, ऑप्शन बी। अब तो GST वगैरह आ गया है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद किस स्थान पर स्थित है? ये भी 2 से 3 बार प्रश्न आया हुआ है, ये आपके लखनऊ में स्थित है।
निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है? तो बिजनौर और आगरा में आपको मिलेगी बुक्सा जनजाति, लेकिन बुक्सा ऑप्शन में नहीं है, तो वहां पर माहीगीर जनजाति भी हमें देखने के लिए मिलती है। ठीक है, और ये एक थोड़ी सी मछुआरे से संबंधित या मछुआरों का ग्रुप होता है, ये मछुआरों से संबंधित जनजाति है। उत्तर प्रदेश महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका डैश 1874 में प्रकाशित करने का श्रेय भी जाता है, जिसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। तो कौन सी पत्रिका, इसका नाम क्या है? बाल बोधिनी। ठीक है, तो 1874 में प्रकाशित हुई थी। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ शाकंबरी देवी मेले का आयोजन किया जाता है? तो ये सहारनपुर में होता है। और वहां पर देखिए सहारनपुर किसके लिए फेमस है, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर पेपर या पेपर मिल्स वगैरह बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। माँ शाकंबरी देवी के नाम से वहां पर एक पेपर मिल भी है सहारनपुर में। उत्तर प्रदेश में सहारनपुर संतरों का सबसे प्रमुख उत्पादक भी है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, संतरों का। मेरठ आपको बताइए स्पोर्ट्स गुड्स वगैरह है, खेल के सामान के लिए फेमस है। उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता था, इसे किस वर्ष उत्तर प्रदेश का नाम दिया गया था? तो कल मैंने आपको पूरा इसके बारे में डिटेल में बताया था, कल या परसों की वीडियो में, मुझे वीडियो याद नहीं है, जिसमें मैंने जितने भी अभी तक इसके नाम चेंज हुए हैं मैंने आपको सारे बताए थे। तो 24 जनवरी 1950 को इसको उत्तर प्रदेश के नाम दिया गया था, और 24 जनवरी को ही हम क्या मनाते हैं? उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाते हैं। इससे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो आया था 1935 का, उसके तहत 1937 में इसका नाम क्या कर दिया गया था? यूनाइटेड प्रोविंस या संयुक्त प्रांत किया गया था। फिर 1950 में उत्तर प्रदेश कर दिया गया। ठीक है, तो इसका आंसर मेरे हिसाब से 1950 होना चाहिए। तो हाँ, ऑप्शन सी आपका इसमें सही होगा, 90 का। अगला देखते हैं। काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, राम प्रसाद बिस्मिल जी को गोरखपुर के उसमें फांसी दी गई थी। एक बार पूछ लिया था देखिए कि इनका जो जन्म है, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर को शहीदों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और सरकार ने देखिए काकोरी जो षड्यंत्र था, इसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया है? काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। ठीक है, याद रखिएगा, काकोरी ट्रेन एक्शन। और इनमें इनके अलावा और कौन कौन शामिल थे? तो राजेंद्र लाहिड़ी जी, अशफाकुल्ला खान और रोशन सिंह। आगे, जीटी रोड नहीं गुजरती है, तो ग्रांड ट्रंक रोड आपका कहां से नहीं गुजरती? वर्तमान में इसे NH-19 के नाम से जाना जाता है, तो ये आपके अलीगढ़ से होकर नहीं गुजरती। ठीक है, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो ये आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, कानपुर, फतेहपुर, प्रयागराज, वाराणसी, मुगल सराय और कोलकाता तक जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय शक्ति संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो 1991-92 से उत्तर प्रदेश के नरौरा में, जो कि बुलंदशहर में पड़ता है, वहां पे एकमात्र उत्तर प्रदेश का न्यूक्लियर पावर प्लांट यही है। और 440 मेगावाट की इसमें 2 यूनिट्स हैं। आगे चलते हैं। बाकी अगर कैगा की बात करें, कैगा कहां पर है? कैगा न्यूक्लियर पावर प्लांट कर्नाटक में है, कलपक्कम आपका तमिलनाडु में है, और काकड़ापार आपका गुजरात में है। उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा जिला काली मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है? तो ब्लैक पॉटरी आपकी आजमगढ़ की बहुत ज्यादा फेमस है। अगला, दादरी, चुनार, चुर्क और डाला, इन सभी में कारखाने हैं, तो यहाँ पर सीमेंट की फैक्ट्रियां हैं। ठीक है, सीमेंट की फैक्ट्री। डल्ला और चुर्क तो बहुत ही फेमस है, इन दोनों को तो रट लीजिए, ये भी पूछता ही रहता है। इफ्को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो उत्तर प्रदेश की अगर आप बात करें कहां पर है ये, तो ये आंवला इसमें स्थित है, आंवला शहर में। और ये कहां पर है? आपका बरेली में पड़ता है। तीव्र औद्योगिकरण हेतु निवेश करने तथा रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र स्थापित करेगी। तो पहला आंकड़ा केंद्र कहां पर स्थापित किया जाने वाला है? ग्रेटर नोएडा में। उत्तर प्रदेश में नींबू प्रधानतः कहां पर उगाया जाता है? तो नींबू आपका सहारनपुर और मेरठ में उगता है। यहीं पर आपको देखिए संतरे की प्रजाति बहुत मिलेगी। ठीक है, संतरा भी सहारनपुर में बहुत ज्यादा होता है। निम्न कंद फसलों में से किसे गरीब का मित्र कहा जाता है? तो देखिए आलू को गरीब का मित्र कहा जाता है। एक तो इसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होती है, उत्पादकता अच्छी होती है, थोड़ा सा इसको बोने में ये सस्ता पड़ता है, बहुत महंगी क्रॉप नहीं है, इसलिए इसको इसका मित्र कहा जाता है। सबसे ज्यादा देखिए एक बार पूछ लिया था कि आलू को सबसे ज्यादा नुकसान कौन से रोग से होता है? तो झुलसा रोग से सबसे ज्यादा इसे नुकसान होता है। ठीक है, झुलसा रोग। बात करें अंतिम प्रश्न की, उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है? तो ये भी रिपीटेड प्रश्न हमने बंदरोगा में ये किया था कि मूंग जो अवधि है वो मात्र 60 दिन की आपकी होती है। बात करें अरहर की सबसे ज्यादा अवधि होगी, 260 दिन के आसपास इसकी अवधि होती है। मसूर और चना दोनों लगभग 90-90 दिन यानी
3 महीने की आपकी क्रॉप है, लेकिन मूंग की मात्र 60 दिन की अवधि होती है। तो यही देखिए हमारा आज का 11वां प्रैक्टिस सेट था। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।